माय चैनल उमेद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये चैप्टर हमारा शुरू है और इसमें हमने अल्कोहल और फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन सब देख चुके। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ईथर का टॉपिक। देखिए, अब हम ईथर में एंट्री कर रहे। ईथर की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन इसके पहले ही लेसन में, स्टार्टिंग के लेसन में मैंने आपको बतलाया था। क्या ईथर क्या होते, ईथर किसे कहते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जब हम ईथर की बात करते हैं तो आपको मालूम है ऑक्सीजन एटम इज बाउंडेड टू अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज ईथर, है ना। जब हमने ईथर देखे थे ना तो आर सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, आर, इस तरह से इसको डिनोट किए थे, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किए थे। ये था हमारे पास ईथर। चलिए अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते सबसे पहले ईथर के, कि इसको तैयार किस तरह किया जाता है ना। जब हम तैयारी की बात करते तो सबसे पहली जो रिएक्शन हमें देखने को मिलती वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की देखने को मिलती। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए हमने इसके पहले अल्कोहल में, फिनॉल में डिहाइड्रेशन देख चुके। डिहाइड्रेशन मैंने आपको बतलाया था, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। हाइड्रेशन मीन्स पानी का निकालना, डिहाइड्रेशन बोले तो पानी को निकालना। जब रिएक्शन में से H2O निकलता और फिर कुछ फॉर्म होता तो H2O को निकालने का जो अमल है वो डिहाइड्रेशन कहलाता। चलिए हम अल्कोहल के जरिए ईथर किस तरह तैयार करते। देखिए यहां पर मैं एक डायरेक्टली स्पेसिफिक रिएक्शन लेता। एक यहां मैं क्या करता, यहाँ पे एक अल्कोहल लेता, यहाँ पे इथेनॉल CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। मैं एक और अल्कोहल लेता, अब इसकी पोजीशन चेंज करते हुए लेता मैं HOCH2CH3। देखिए दोनों भी अल्कोहल है, दोनों भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। सिर्फ फर्क ये है कि मैंने इस साइड OH लगा दिया है, ठीक है दोनों भी एक ही। अब इसमें से जब डिहाइड्रेशन का अमल होगा इसके, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट डिग्री 413 केल्विन, इसके ऊपर ये रिएक्शन होगी तो होगा क्या पता है आपको, ये यहां से OH और यहां से H ये बाहर कर दिया जाएगा, यानी H2O पानी यहां से बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड हमारे पास बनेगा CH3CH2O सिंगल बॉन्ड CH2CH3। अगर आप देखेंगे तो ये ROR है, मतलब ये जो है तो ये यहां पर ईथर तैयार हुआ, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डाईथिल ईथर, डाईथिल ईथर, ठीक है ना, डाईथिल ईथर तैयार होगा। देखिए मैंने यहां पर लिया 413 केल्विन, अगर मैंने यहां पर डिग्री यहां पे इसकी बढ़ा दिया तो फिर यहां पे प्रोडक्ट ईथर नहीं तैयार होगा बल्कि यहां पे अल्कीन तैयार होगा। देखिए वही रिएक्शन के अंदर हम दोबारा जाते, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH और ये यहां पे मैंने OH लगाते हुए दूसरा भी एक अल्कोहल लिया। देखिए यहां पर ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। जब इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए लेते हैं 443 केल्विन, अगर हम यहाँ पे लेते तो यहाँ देखिए क्या होता, यहाँ पे अल्कीन तैयार होगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दो प्रोडक्ट तैयार होंगे और इसे हम बोलेंगे इथीन, ठीक है। ये थी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में आपको दो चीजें याद रखना है, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल होगा 413 केल्विन पर तो उस वक्त तो ईथर तैयार हो जाएगा, लेकिन अगरचे इसकी डिग्री 443 केल्विन हुई तो उस वक्त यहाँ पे इथीन तैयार होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इस रिएक्शन देखने से पहले हम इसका एक जनरल फार्मूला देखते कि जब अल्किल हैलाइड को क्या होता, अल्किल हैलाइड मैंने लिया, अल्किल हैलाइड को जब सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड के साथ जब तरकीब देंगे हम उस वक्त ईथर तैयार होगा। ये एक फार्मूला आप याद रखिए, इसे ही कहा जाता है विलियमसन सिंथेसिस। क्यों कहा जाता है विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि विलियमसन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने ये बतलाया था, ठीक है।
कि जब अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ तरकीब दी जाती, जब इससे ये रिएक्ट होता तो ईथर तैयार होता। देखिए हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लेंगे। मैंने अल्किल हैलाइड लिया RX, यहाँ पे ये जो RX है ये अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है। अब देखिए सोडियम अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्कोऑक्साइड होता हमारे पास, इसमें RONA, ठीक है, ये है सोडियम O और ये R। इस तरह का अगर जहां पर भी प्रोडक्ट दिखे आपको तो आप इसे बोलेंगे कि ये सोडियम अल्कोऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इस तरह से लिखता NaO और फिर R, ठीक है। ये R को R' से रिप्रेजेंट किया जाता। ये है हमारे पास सोडियम अल्कोऑक्साइड, सोडियम अल्कोऑक्साइड। देखिए जब इसको हीट दी जाती इस तरह से तो क्या होता, ये जो X है ना ये Na के साथ मिलकर NaX बाहर निकाल देता और यहाँ पे कंपाउंड इस तरह से तैयार होता ROR', और ये यहां से NaX बाहर निकला हुआ बाय प्रोडक्ट, ये हमारे पास तैयार हुआ ईथर, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं हम इसकी। मैं यहां पर अल्किल हैलाइड लेता, यहाँ पे मीथिल क्लोराइड लेता, और ये यहां पर लेता मैं NaOC2H5, ठीक है। ये जो है सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ये है हमारे पास मीथिल क्लोराइड, मीथिल क्लोराइड। क्या होगा इन दोनों का जब अमल होगा तो यहां से Cl और यहां से Na बाहर कर दिया जाएगा और CH3 यहां पे अटैच हो जाएगा। कंपाउंड होगा हमारे पास CH3O C2H5 प्लस NaCl, ठीक है। ये जो हमारे पास है ईथर है, कौन सा ईथर है, इथिल मीथिल ईथर। क्यों, क्योंकि ये इथिल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल पहले आता, इथिल मीथिल ईथर। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया। एक आधी रिएक्शन और प्रैक्टिस के तौर पे लेते हैं हम, एक और रिएक्शन लेते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पे CH3 लिया, CH3Cl। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे NaO से अटैच एक फिनिल रिंग में अटैच कर देता। फिनिल रिंग अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये यहाँ पर भी ऐसी होगा, ये Cl Na के साथ मिलके बाहर कर दिया जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये है फिनिल रिंग, ये भी ईथर है, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग इससे अटैच है, ये भी ईथर नाम होगा इसका। अगर हम इसके नाम की बात करते तो देखिए मीथिल, ये यहाँ पे मीथिल है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीथिल, उसके बाद फिनिल आता, मीथिल फिनिल ईथर, मीथिल फिनिल ईथर इसका नाम होगा। चलिए एक रिएक्शन हम टर्शरी अल्किल हैलाइड की लेते। अगर मैं टर्शरी अल्किल हैलाइड की बात करा तो देखिए इधर ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ CH3 है। ये है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, है ना, ये है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। क्या होगा इस पे हम कोई एक आधा अल्कोऑक्साइड लेते हैं, सोडियम अल्कोऑक्साइड। ये लिया मैंने यहाँ पे NaOCH3, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि ये यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ये NaCl के साथ मिलेगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब भी टर्शरी वाला प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेते तो उस वक्त क्या होता कि ये जो Cl है ना, ये Cl Na के साथ मिलके NaCl तो बाहर निकालेगा और ये जो Cl है, ये Cl Na के साथ मिलके Cl तो बाहर निकालेगा और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके एक अल्कोहल बाहर निकालेगा। अब यहाँ एक हाइड्रोजन जो बचा ये इससे डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी एक प्रोडक्ट इस तरह से होगा CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
ये होगा यहाँ पर, और एक NaCl तो बाहर निकलेगा ही, और एक अल्कोहल यहाँ पे तैयार होगा बाय प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे टर्शरी वाला जो कंपाउंड हम जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं हम टर्शरी वाला, तो उसमें अल्कीन तैयार हो रहा, ये है हमारा अल्कीन। कौन सा अल्कीन है? तो आप बोलेंगे ये ब्यूटीन है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कौन सा ब्यूटीन है? तो देखिए CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, इसका मतलब ये है कि ये आइसोब्यूटीन है, ये जो है आइसोब्यूटीन है। यानी टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के जरिए जब भी अल्कोऑक्साइड का अमल होगा इस पे, तो क्या तैयार होगा? आइसोब्यूटीन तैयार होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर आपके समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, जैसे हमने अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर में भी वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम ऐसे ही पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट, दूसरा पोलैरिटी, और फिर थर्ड बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। देखिए, जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते तो डायमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर, ये जो दो है तो ये गैसेस होते, और बाकी जितने भी ईथर है यानी ऊंचे ईथर जितने भी है ईथर, वो सब लिक्विड फॉर्म में होते। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इतनी बात ख्याल में रखना आपने कि डायमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर, ये जो है तो ये गैसेस है, और बाकी जितने बचे हुए ईथर है वो सबके सब लिक्विड होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास पोलैरिटी। पोलैरिटी जब हम बात करते हैं तो उसमें ROR ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक बात ये आती है सर कि ROR है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो इनका जो एंगल होगा ना तो ये स्ट्रेट वाला एंगल होगा। और आपको पता है स्ट्रेट वाला जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो हम यही समझते बिल्कुल कि इसके जो दरमियान में, इसके जो सेंटर में एंगल होता तो ये 180 का डिग्री का होता, लेकिन ये एंगल 180 का नहीं होता, बल्कि क्या होता कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ये यहां पर इस तरह से ये इस तरह से इसका फंक्शनल ग्रुप होता। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन पर जो है तो लोन पेयर होती, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती इस तरह से, ये एक लोन पेयर और एक ये वाली लोन पेयर। तो फिर होता क्या कि ये लोन पेयर के और इस लोन पेयर के दोनों के दरमियान रिपल्शन का अमल होता। जब ये रिपल्शन का अमल होगा, इसमें रिपल्शन करेंगे एक दूसरे को ये, तो उस वक्त इनका एंगल चेंज होगा। तो फिर क्या होगा, रिपल्शन की वजह से इसका जो एंगल होगा, इसका एंगल 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो दरमियान में एंगल होता ये 110 डिग्री का होता। ठीक है, समझ में आया? और ये जो मॉलिक्यूल होता ये डायपोल मॉलिक्यूल होता, क्योंकि ये इसके अंदर दो पोल होते। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते, चाहे वो RX का हो, चाहे अल्कोहल का हो, या फिनॉल का हो, या फिर ईथर का हो, तो बॉइलिंग पॉइंट सब में सेम ही होता, और इसका जो रेशो होता ये भी एज इट इज ही होता, जैसे अल्कोहल के अंदर होता, फिनॉल में होता, या फिर RX में होता। हमने क्या देखे थे उसमें? हमने देखे थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? और ये मॉलिक्यूलर जो मास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता ब्रांचिंग। ठीक है, मैंने आपको वहां पे एग्जांपल लेके भी समझाया था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे होता। देखिए, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जिसका जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, या फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल के तौर पे लेते। देखिए, मैंने सबसे पहले लिया CH3 ये एक ईथर लिया यहाँ पर, दूसरा ईथर लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5, तीसरा ईथर लिया मैंने यहाँ पे C2H5 O C2H5।
देखिए मैं आपसे पूछ सकता यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे, दो है। ठीक है, नंबर ऑफ एक ये है और एक ये है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो आप बोलेंगे मेरे को यहाँ टू है और यहाँ एक है, यानी तीन है। ठीक है, और आगे चलिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम फोर है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहा है, यहां से इंक्रीज हो रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम बोलते हैं वेट भी बोलते हैं इसको, ये भी इंक्रीज होगा, इधर से इधर इंक्रीज होगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया? तो फिर हम क्यों इंक्रीज हो रहा बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि ये जो है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी अगर इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे इसके अंदर होता है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते तो कभी कभी क्या होता है इसमें कि कुछ ईथर जो होते ना तो इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम सेम रहते, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट रहती। वो इसलिए डिफरेंट रहती, हालांकि हालांकि जितने भी ईथर है ये सॉल्युबल इन वाटर होते, पानी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होने के बाद भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती। वो इसलिए होती कि इसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती वो पूरी तरह नहीं होती इसमें, में ईथर में। इस वजह से हम बोलेंगे कि इसके बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है लेकिन सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। सॉलिडिटी डिफरेंट है वो इस वजह से क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। वैसे अल्कोहल और फिनॉल की तरह ईथर भी सॉल्युबल होते वाटर में। ठीक है, ये चार पॉइंट है जो हमने सिंपली इसको जस्ट रिवाइज किए क्योंकि हमने फिनॉल में और अल्कोहल में ऑलरेडी देखे थे और उससे मिलते जुलते सेम ही ये चार पॉइंट है। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कभी कभी 2 मार्क के लिए इस पे क्वेश्चन आता, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। हम जल्दी से एंट्री करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ ईथर है, हमको प्रेडिक्ट करना पड़ता, जांच करना पड़ता कि इसमें ईथर है कि नहीं है। तो देखिए जब हम ईथर पे जब एक हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई प्रोडक्ट लेते और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते तो उससे हमको सॉल्ट तैयार होता। अगर सॉल्ट तैयार हुआ तो हम बोलेंगे हाँ इसमें जो है ना तो ईथर है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा एक ईथर, मैंने यहाँ पे ROR ये ईथर लिया, आप चाहे तो इसको ROR डैश भी ले सकते। इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर डालेंगे H2SO4 तो देखिए क्या होगा इसमें, आपको पता है इसमें जो होता ना तो ये हाइड्रोजन जो है तो ये H2 है, ये H प्लस आयन तैयार करता। ठीक है, एक तो H प्लस आयन तैयार करेगा और दूसरी जो है ना तो HSO4 माइनस आयन यहाँ पे तैयार होगा। ये दोनों भी यहाँ पर आयन तैयार करेंगे। फिर होगा क्या इसमें कि ये जो है ना तो इसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करेंगे, ये पूरे कंपाउंड के ऊपर पूरे ये दोनों भी H प्लस भी और माइनस भी ये इस पे अटैक करेगा। देखिए क्या होता कंपाउंड में, मैं सबसे पहले इस तरह से ले लेता है ये ROR डैश। इसमें होता क्या है, निगेटिव आयन रहता है यहाँ पे OH, तो ये H यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखिए अब इसकी तो वैलेंसी बढ़ गई, यहाँ पे 2 ही वैलेंसी की जगह थी इसकी लेकिन यहाँ 3 हो गई, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और इस तरह की पोजीशन हो जाती और जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा वो HSO4 माइनस ये बाहर निकाल दिया जाएगा और ये जो तैयार होगा हमारे जब यहाँ पॉजिटिव होगा और इस तरह की पोजीशन होगी तो हम ये बोलेंगे ये ऑक्सीनियम सॉल्ट है या ऑक्सीनियम आयन है, ऑक्सीनियम आयन।
से हम ऑक्सीनियम आयन बोलेंगे या ऑक्सीनियम सॉल्ट ऑफ ईथर। ठीक है, ऑक्सीनियम सॉल्ट ऑफ ईथर भी इसे कहा जाता। देखिए हम एक इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे R की बजाय CH3 लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या होगा देखिए H2SO4 का यहाँ पे अमल होगा। और हमने यहाँ पे अभी सीखे थे कि ये जो हाइड्रोजन है H2 ये एक H प्लस तैयार करता और ये जो है तो HSO माइनस यहाँ पे तैयार करता। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर R एज इट इज रहेगा, ये R की बजाय यहाँ हमने CH3 लिए, CH3 एज इट इज रहेगा ये। और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे HSO4 माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये जो तैयार हुआ हमारे पास ये ऑक्सीनियम सॉल्ट ऑफ आयन है, सॉल्ट ऑफ आयन, ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ आयन। ठीक है, ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ आयन, समझ में आया। चलिए इसके बाद की नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप। क्या करेंगे हम यहाँ पे ईथर में अल्किल ग्रुप को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ये लेता कंपाउंड CH3 CH2O CH2 CH3, ये है हमारे पास ईथर, डायमिथिल ईथर। जब मैं इसकी O2 इसमें इन्वॉल्व करूंगा, शामिल करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए इसके अंदर मैं इसको लिखना चाहा तो इस तरह से लिख सकता CH3CH और फिर H और O CH2CH3, ये भी आपका डायइथिल ईथर है, डायइथिल ईथर, इथिल ईथर। देखिए क्या होगा इसमें, ये यहां पे देखिए आप सबसे पहले CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये यहां पे हम क्या कर रहे, ये हाइड्रोजन एज इट इज ऑक्सीजन को ऐड कर रहे। एक मरतबा मैंने एक ऑक्सीजन यहां पे ऐड किया, उसके बाद और OH लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने कि ये एज इट इज कंपाउंड, बाकी का बचा हुआ कंपाउंड पूरा एज इट इज क्या किया हमने देखिए, ये जो 2 O है तो यहां पे अटैच किए हमने दोनों भी, एक यहाँ O और एक यहाँ पे OH के साथ, तो ये बना हमारे पास पर ऑक्साइड ऑफ डायमिथिल ईथर, डायइथिल ईथर, इथिल ईथर पर ऑक्साइड है। जब भी 2 OH आ जाते तो उस वक्त पर ऑक्साइड फॉर्म होता। ठीक है, समझ में आया। क्या कि हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। देखिए ये जो 2 हाइड्रोजन है मैंने इसको इस तरह तोड़ के लिखा, जब मैंने इसको तोड़ के लिखा तो ये हाइड्रोजन के साथ एक OH अटैच कर दिया। अब इसको क्या किए हमने, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से ये अटैच हो गया। देखिए यही है ये पूरा प्रोडक्ट, तो इसका नाम होगा पर ऑक्साइड। लेकिन पर ऑक्साइड किसका है, डायइथिल ईथर। ठीक है, पर ऑक्साइड ऑफ डायइथिल ईथर ये तैयार होगा। ये थी सेकंड रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। आप चाहे तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए ये रिएक्शंस थी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद एक लास्ट लेसन हमारा बचा हुआ है, इसमें लास्ट कुछ रिएक्शंस है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए चलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। और अगर हमारा लेसन आपको पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।